हाँ, तो दोस्तों मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है मेरे काफ़ी सारे दोस्तों को, मैंने बहुत सारे परिवार वालों को और बहुत सारे लोगों को जो नई नौकरी लेते हैं और नई नौकरी लेने के बाद वो बहुत ही जल्द इधर-उधर पैसे खर्च करने लगते हैं। शायद वो इन्वेस्ट भी कर रहे होते हैं, कभी स्टॉक्स में, कभी म्यूचुअल फंड्स में, बट वो प्लान्ड तरीके से उस चीज़ को नहीं कर रहे होते हैं। आप लोगों में से भी हमारे बहुत भाई-बहन होंगे जो जिन्होंने नई-नई नौकरी ली होगी और आपको भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं अपने पैसे को कैसे मैनेज करूँ। तो मैं कोई फ़ाइनेंशियल एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, आप 100% अपने तरीके से चीज़ों को समझें, अपने तरीके से एनालिसिस करें और डिसीजन लें। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से मुझे जो ऐसा लगता है कि किस तरीके से एक इंसान को अपने फाइनेंसेस मैनेज करने चाहिए, मैं उसके बारे में आप लोगों को अपना ओपिनियन दूँ। थोड़ा-सा मैं अपना ओपिनियन दूँगा। तो तो आप लोगों में अगर बहुत सारे लोगों को नई नौकरी मिली होगी, तो सबसे पहले आप ऐसी गलती ना करें कि आप सबसे पहले ही पैसों को इधर-उधर इन्वेस्ट करने लगें या अपने पसंद की चीज़ों को खरीदने लगें। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि क्या आप शादीशुदा हैं? क्या आपके घर में आप ही अकेले कमाने वाले हैं? या फिर अगर कोई कमाने वाला है, उनकी कमाई कितने दिनों तक रहेगी? फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अगर नया जॉब लिया होगा, तो मेरा मानना है कि शायद आपके पेरेंट्स का जॉब भी होगा या कुछ वो लोग काम कर रहे होंगे या नहीं भी कर रहे होंगे। अगर वो लोग काम कर रहे हैं तो वो और कितने दिनों तक काम कर पाएँगे? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उनका नौकरी है, तो वो नौकरी में वो कब रिटायर करेंगे? या फिर अगर उनका बिज़नेस है तो उनकी हेल्थ कंडीशन, उनके एज के अकॉर्डिंग वो कब तक काम पर कर पाएँगे? उनका बिज़नेस कैसा चल रहा है? अगर आप बिज़नेस बैकग्राउंड से हैं, आपकी फैमिली बिज़नेस बैकग्राउंड से है, तो फिर जनरली होता ऐसा है कि बिज़नेस बैकग्राउंड वाले अपना जो भी लेवल तक कमाई किए होते हैं, वो अपने बेटे को सौंप देते हैं और आप आपका डेवलपमेंट फिर वहाँ से शुरू होता है। बट नौकरी करने वाले बैकग्राउंड वाली फैमिलियों के लिए ये कहना गलत होगा। क्यों? क्योंकि आपको फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। फिर से आप अगर मान लो आपके पेरेंट्स मतलब शायद 10,000 की सैलरी से कहीं काम कर रहे थे। आज की डेट में वो 1 लाख, 1.5 लाख या 50, 70, 80 हज़ार जिस पैसे में है, आप अगर वापस से नौकरी करोगे तो आपको फिर वही 10, 20 हज़ार, 25 हज़ार से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। आपको 80, 90 हज़ार से फिर कंटिन्यू आप नहीं कर पाओगे। एक बिज़नेसमैन के क्षेत्र में ये चीज़ें बदल जाती है। तो मैं ये जो सजेशन दे रहा हूँ, मैं उन लोगों के लिए दे रहा हूँ जो जिनकी फैमिली बैकग्राउंड में बहुत बड़ा बिज़नेस नहीं कर रहे कोई या उस तरह का बिज़नेस नहीं है, आपके ऊपर बहुत सारी डिपेंडेंसी होगी। कहीं न कहीं फैमिली का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपके ऊपर आएगा। कहीं न कहीं फैमिली का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपके ऊपर आएगा। तो मैं उस उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बता रहा हूँ। तो आपको जो है सबसे पहले काम ये करना है कि अगर आपकी शादी हो चुकी है या शादी अगर नहीं हुई, आपके पेरेंट्स हैं, आपको ये ध्यान रखना है कि क्या आपके पेरेंट्स के इंश्योरेंसेस किए हुए हैं? क्या उनका कोई हेल्थ इंश्योरेंस है? अगर उनका कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है या फिर उनका कोई टर्म इंश्योरेंस नहीं है, तो सबसे पहले आपको ध्यान में ये रखना है कि आपको एक फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस करना है। क्यों? क्योंकि अगर आपकी फैमिली में कोई बीमार पड़ता है, चाहे वो आपके पेरेंट्स हों, आपकी पत्नी हो, आपके बच्चे हों, अगर आप शादीशुदा हैं तो ऑब्वियसली आपकी पत्नी और बच्चे भी आप पे डिपेंड करते होंगे, या फिर अगर पत्नी भी काम करती है कहीं पे, तो आपको ये देखना है कि क्या उनका कोई इंश्योरेंस कवर है, क्या किस तरीके का काम है। अगर आप एक प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं या एक आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं, तो आपको वो देखना है कि एक सरकारी नौकरी में जनरली होता ये है कि
आप लाइफ लॉन्ग एक गवर्नमेंट जॉब से जुड़े होते हो, जिसमें आपको जॉब लूज़ करने के चांसेस बहुत कम होते हैं, तो जॉब सिक्योरिटी ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली। एक प्राइवेट सेक्टर वाले एम्प्लॉई के केस में ये नहीं है। और तो फिर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में वो बहुत कम चांसेस होते हैं कि लोग जॉब चेंज कर रहे होते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि लोग जॉब चेंज नहीं करते, जॉब चेंज करता है, लेकिन बहुत कम होता है कि लोग जॉब चेंज कर रहे होते हैं। तो वैसे केसेस में अगर आपकी पत्नी या आपके घर में किसी का गवर्नमेंट जॉब है और वहाँ से आपको कोई इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस मिल रहा है जिसमें आप सारे लोग कवर्ड हो रहे हैं, तो फिर आपको वो हेल्थ इंश्योरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप एक लेकिन अगर ये प्राइवेट एम्प्लॉई हो जिनके थ्रू ये हेल्थ इंश्योरेंस आपके घर में मिल रहा है, वैसे केसेस में आपको एक अलग से हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर से ज़रूर लेना है, ताकि अगर बाय चांस कोई जॉब चेंज करने की सोचे या कुछ भी हो जॉब में, कोई भी प्रॉब्लम आए, तो वैसे केसेस में आपके पास जो ऑनगोइंग हेल्थ इंश्योरेंस जो आपने अलग से लिया हुआ है, वो आप यूज़ में ला सको। तो ये हो गई हेल्थ इंश्योरेंस की बात। अब हेल्थ इंश्योरेंस में क्या है, आपके पेरेंट्स का हेल्थ इंश्योरेंस हो सकता है। वो जहाँ भी काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपके अगर पेरेंट्स हैं, आई बिलीव एक अगर वो प्राइवेट जॉब में भी हैं तो वो अब बाकी का टाइम जो उनका एज बचा होगा वो जॉब नहीं चेंज करेंगे। तो अगर वो जॉब चेंज नहीं करेंगे, वैसे सिचुएशन में अगर वो उनका इंश्योरेंस कवर होता है, उनकी जॉब सिक्योरिटी अच्छी खासी है। हाँ, तो अगर आपके पेरेंट्स की जॉब सिक्योरिटी है और वो लोग लेट से नेक्स्ट 15 साल और काम करने वाले हैं, आपके पेरेंट की उम्र लेट से 45 साल है, अगर जॉब सिक्योरिटी 15 साल की है, तो उस 15 साल के बाद भी उनका हेल्थ इंश्योरेंस तो कवर नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर उनकी कंपनी या अगर वो प्राइवेट जॉब में है या सरकारी जॉब में है, रिटायरमेंट के बाद भी इंश्योरेंस देती है, तब आपको उनके इंश्योरेंस के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पेरेंट्स के इंश्योरेंस आपकी सिस्टर की किसी गवर्नमेंट जॉब की वजह से कवर हो रही है, तो भी आपको उनके इंश्योरेंस के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर उन्हें कोई बड़ी बीमारी होने की चांस है, तो आपको ये देखना है कि क्या वो लिमिट कितना है, क्या वो कितने लिमिट में कवर हो रहा है, क्या 4 लाख 5 लाख का लिमिट है या 10 लाख का लिमिट है। वैसे केसेस में आप एक दूसरा इंश्योरेंस ले सकते हैं। बाकायदा आपको ये समझ लेना पड़ेगा कि नए इंश्योरेंस पॉलिसी में एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस के साथ साथ आप नए इंश्योरेंस पॉलिसी को इस्तेमाल कर सकते हो या नहीं कर सकते। वो आपको जिस भी इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट से आप वो ले रहे हो, आपको वो वहाँ से समझना पड़ेगा। तो बात है कि सबसे पहला है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस सबसे टॉप प्रायोरिटी है, आपको अपने पत्नी के लिए, आपके बच्चे के लिए, आपके पेरेंट्स के लिए, सबके लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस लेना है। इससे आपको होगा ये कि अचानक से अगर कोई बड़ी बीमारी आ पड़ती है, तो आपके अचानक से जमा किए हुए पैसे खर्चेंगे नहीं। दूसरी बात आ जाती है टर्म इंश्योरेंस की। टर्म इंश्योरेंस क्या होता है? अब हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है मैं पहले बता दूँ, शायद आप लोगों में ऐसे लोग होंगे जिनको पता नहीं होगा हेल्थ इंश्योरेंस क्या है, वो लोग लाइफ इंश्योरेंस के साथ इस चीज़ को कंफ्यूज कर रहे होंगे। हेल्थ इंश्योरेंस कोई रिटर्न नहीं देती। हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब हुआ, अगर आपको कोई बीमारी अचानक से हो जाती है उस पीरियड में जब आपने इंश्योरेंस ले रखा है, तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी वाले आपको वो जो आपके ट्रीटमेंट में जो पैसे लगे हैं वो आपको देंगे। ज़्यादातर इंश्योरेंसेस में प्री हॉस्पिटलाइजेशन या हॉस्पिटलाइजेशन के पैसे मिलते हैं, लेकिन अगर आप रेगुलर चेकअप करते हैं तो आपको नहीं मिलता। बट ये फिर गवर्नमेंट जॉब्स में, बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स में आपको ए टू जेड पैसे मिलते हैं, बहुत सारे जॉब्स में, या बहुत उनके पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग मैं कह रहा हूँ कि ए टू जेड मिलते हैं। बहुत सारे इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में ए टू जेड नहीं मिलता या बाद में आप क्लेम कर सकते हो। बहुत सारे केसेस में आपको डायरेक्टली कैशलेस सारा काम हो जाता है। तो वो सारी चीज़ें आपको देख लेनी है, आपको समझ लेना है और उसके बाद एक हेल्थ इंश्योरेंस लेना है। टर्म इंश्योरेंस क्या होता है? टर्म इंश्योरेंस मतलब अगर आप अकेले हो आपके घर में कमाने वाले, आपकी वाइफ नहीं कमा रही, आपके पेरेंट्स नहीं कमा रहे, अगर आपको अचानक से कुछ हो जाता है तो आपकी फैमिली को कौन देखेगा? अगर आपकी ये स्थिति है कि आपको अगर अचानक से कुछ हो जाता है, अचानक से कुछ हो जाता है का मतलब या परमानेंट डिसेबिलिटी
जिससे कि आप काम नहीं कर पाओगे या फिर आपकी मौत हो जाती है किसी भी वजह से। तो इन केसेस में आप एक अमाउंट का इंश्योरेंस ले सकते हो, टर्म इंश्योरेंस। फॉर एग्जांपल लोग 50 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़ जैसा हो वो आप ले सकते हो। उसमें ना बहुत ही कम प्रीमियम लगता है, वो आपके एज के अकॉर्डिंग भी मैटर करता है, लेकिन बहुत कम प्रीमियम में आपकी फैमिली को वो अमाउंट मिलता है। तो ये दूसरी बात होगी कि टर्म इंश्योरेंस आपको इस तरीके से लेना है, ठीक है। अब लोग क्या करते हैं ना, पैसे आते हैं और मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं, गाड़ियाँ खरीदते हैं, घर बनाने लगते हैं और इन सब में इतने पैसे खर्च कर डालते हैं या फिर लोन ले लेते हैं कि सर पे कर्जा आ जाता है। मान लीजिए कि आपकी सैलरी 50,000 है, आपने 50,000 से शुरुआत की। आप 50,000 की सैलरी से शुरुआत करते हैं तो आपने 2 इंश्योरेंसेस लिए। उनका जो प्रीमियम आया, मान लीजिए मंथ में 3,000 रुपये प्रीमियम आया। आपका हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस मिला के 3,000 या 4,000 प्रीमियम आया। अब वो जो प्रीमियम आप दे रहे हो, वो प्रीमियम देने के बाद आपकी जो 2 सिक्योरिटी हो गई आपके फैमिली को लेके, वो अब क्या करेगी, आप जो पैसे जमा करोगे वो पैसे आपके खर्चेंगे नहीं, ठीक है। अब आप पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर सकते हो। आप अब आपकी एलिजिबिलिटी इन्वेस्ट करने के लिए हो गई है। तो अब आप क्या करोगे, आपका अगर घर का खर्चा, मंथ का घर का खर्चा आपकी 50,000 की सैलरी है, या मैं मान के चलता हूँ आपकी 30,000 की सैलरी है। 30,000 की सैलरी में आप अगर 3,000 रुपये इसमें दे रहे हो, आपका घर का खर्चा मान लीजिए 20,000 रुपये है, तो आपके 23,000, चलिए मान लीजिए 25,000 रुपये आपके खर्चे ऐसे ही हो जा रहे हैं, जिसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल, ये वो बहुत सारी चीज़ें, मोबाइल रिचार्ज, ये वो, आप 5,000 रुपये महीने के बचा पा रहे हो। तो वैसे केसेस में मैं कहूँगा कि आप ना ही कोई गाड़ी खरीदें, ना ही कोई होम लोन लें। ये अलग बात है कि अगर आपके पास पहले से पैसे, आपके पेरेंट्स के पास पहले से पैसे, अगर वो ले रहे हैं, आपके ऊपर फुल डिपेंडेंसी नहीं है, तो आप वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको खुद के बलबूते पे वो करना है, सिर्फ आप ही हो जो वो करोगे, आपके ही पैसे लगेंगे, तो सिर्फ 5-7 हज़ार अगर आपके महीने के बचते हैं तो आप वो मत करो, बिकॉज आप उसके लिए एलिजिबल हुए नहीं हो। इसका मतलब ये बनता है। अब अब आप क्या करोगे, वो 5-7 हज़ार रुपये जो बचेंगे, उस 5-7 हज़ार रुपये को आप सबसे पहले क्या करोगे, एसआईपी में डालोगे, ठीक है। लोग आपको ये कह सकते हैं कि अरे एसआईपी तो डूब सकती है, स्टॉक्स डूब सकता है, ये वो बहुत सारी चीज़ें। देखिए, आप ना, आपका पैसा भले ही सिक्योर नहीं रहेगा, रिस्क तो रहेगा, लेकिन आप उस पैसे को जल्दी से अगर निकालोगे नहीं तो लॉन्ग टर्म में वो उसके रिस्क के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो आप अगर 5,000 रुपये की एसआईपी ही करोगे तो आपका वो पैसा बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाएगा। आपकी सैलरी तो समय के साथ बढ़ेगी, लेकिन आप ये जो 5,000 रुपये जो जमा कर रहे हो, उसके साथ साथ आपका एक कैपिटल भी बनना बनना शुरू हो जाएगा। अगर आप इस चीज़ को एसआईपी ना करके अगर आप एफडी या कोई सिक्योर इन्वेस्टमेंट में डालते हो जहाँ पे रिटर्न्स कम है, क्योंकि आप जानते होंगे कि एसआईपी में रिटर्न्स ज़्यादा है, दूसरे जगह पे रिटर्न्स कम है। अगर आप रिटर्न्स कम वाले जगह पे आप ये पैसे डालते हो, आपके शुरुआती दिनों में आपके पैसे बनेंगे नहीं। तो शुरुआती दिनों में आपकी रिस्क लेने की क्षमता ज़्यादा होती है। ज़्यादातर लोग, जब आप जिस जॉब में घुसे हो तो शायद आपकी शादी ना हुई हो, या जस्ट शादी हुई हो, बच्चे ना हुए हों, या आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फुल्ली नहीं आई हो क्योंकि आपके पेरेंट्स आपकी फैमिली को देख रहे हैं। तो वैसे केसेस में आप क्या कर सकते हो, आपकी रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है, तो आप क्या करोगे, उस रिस्क को उस टाइम पे ले सकते हो। तो आप 5-5 हज़ार की एसआईपी करो। जब आपको ऐसा लगने लगे कि आपके खर्चे समय के साथ बढ़ेंगे, आपके पैसे बढ़ेंगे, जब आप, अगर आपके पास पहले से अपना घर है, अब बहुत सारे लोगों के केस में क्या होता है कि आपका घर है लेकिन आपका वर्क लोकेशन ऐसा है कि आपका वो घर में आप रह नहीं पाते, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों का ऐसा होगा कि पेरेंट्स घर पे रह पाते हैं, आप नहीं रह पाते। बहुत सारे लोगों का होगा कि आप अपने होम लोकेशन में, जॉब जहाँ करते हो वही आपका होम लोकेशन है। तो वैसे केसेस में आप घर बनवा सकते हो, बट अगर आपका ट्रांसफरेबल जॉब है तब फिर
आप वैसे केसेस में आप घर बना के कोई फ़ायदा है नहीं। तो मेरा मोटा-मोटी कहना ये है कि अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए, अगर आपका ट्रांसफ़रेबल जॉब है और अगर आप अपने पेरेंट्स को एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहते हो, उनके लिए घर बनाना चाहते हो, तो आप उनके नीड्स को समझो और कम से कम पैसे में आप घर बनाने की सोचो, और वो भी तब जब आप कम से कम ना हो तो 10 से 15,000 महीने की बचा पा रहे हो मिनिमम। वैसे केसेस में आप एक लोन लेके एक छोटा-सा घर हो जैसा हो आप बनाने की सोच सकते हो। लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा, आपके शुरुआती दिनों में आप एक घर ना ही बनाओ तो बेहतर है। क्योंकि आप एक रेंटेड घर में भी रह सकते हो, आपके लोकेशन पे डिपेंड करेगा। लेकिन आप अगर एक रेंटेड घर में रहोगे और आप एक अच्छा खासा कैपिटल जमा होने के बाद आप जब घर खरीदोगे, तो क्या होगा, आपको आप जो लोन लेते हो बैंक से, उसका जो इंटरेस्ट है, एक घर तो आज के दिन में 10-15 लाख में बनता नहीं है, आपको 30 लाख रुपए कम से कम लग जाएंगे एक घर बनाने के लिए। फिर आप लोन लोगे, डाउन पेमेंट करना पड़ेगा, फिर वो लोन का इंटरेस्ट ही है जो, अगर आप 20 साल के लिए ले लेते हो या 10 साल के लिए लेते हो तो 10 लाख और बढ़ जाएगा। तो ये बर्डन हो जाएगा आपके लिए। तो फिर ये चीज़ें करना ही क्यों है? आपको फिर लोन लेने की ज़रूरत ही क्या है ना? अ, इतने दिनों तक आप तो ऐसे ही घर में रह रहे थे, तो वैसे ही घर में रहो, उसमें थोड़े बहुत इम्प्रूवमेंट्स करवा सकते हो वो करवाओ। कम खर्चे में अगर आपका जो एग्जिस्टिंग घर है जहाँ पे पेरेंट्स पहले से रह रहे हैं, उसको ठीक करवाओ पहले। उसको ठीक करवा के उसको रहने लायक ज़रूरतों की सारी चीज़ों को पेरेंट्स के लिए आप ला के डालो। वो आपके लिए सबसे बेहतर चॉइस होगा, ना कि 10 से 15,000 अगर आप बचा पा रहे हो तो एक घर बना के। ठीक है? अब और गाड़ी तो आप सोचना ही नहीं। अगर आप 10 से 15,000 बचा रहे हो महीने के, तो आप गाड़ी सोचना ही नहीं, अनटिल एंड अनलेस आपको गाड़ी की नीड है। ठीक है? तो अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि अगर आपका, तो तब तक आप क्या कर सकते हो, रेंटेड हाउसेज में रह सकते हो। अगर आपका ट्रांसफरेबल जॉब है तो आप रेंटेड हाउसेज में रह सकते हो। आपका अगर नॉन ट्रांसफरेबल जॉब है, अगर आपका फिक्स्ड जॉब है, तब वहाँ पे आप घर बनाने की सोच भी सकते हो। लेकिन जब तक आप कम से कम 20,000 रुपये महीने की नहीं बच रहा है, आपके एक्सपेंसेस के बाद 20,000 रुपये जब तक नहीं बच रहा है, तब तक आप वो मत सोचना। ठीक है? अब आपको देखना पड़ेगा आप कैसा घर बनाओगे, आपका पोटेंशियल कैसे पता चलेगा। आप देखना, घर अगर आप 10 साल के लिए लोन लेते हो तो आप जिस अमाउंट का घर बनाओगे, आपका ईएमआई कितना बन रहा है। अगर आप 20,000 बचा पा रहे हो, उसमें आपको 10,000 सेव करना है, आपका 10,000 का ही ईएमआई का एपेटाइट है, तो आप उस 10,000, तो सबसे पहले आप लोन लेने से पहले ये सोचो कि लॉन्ग टर्म एक रिटायरमेंट प्लान के लिए आप 10,000 इन्वेस्ट कर रहे हो किसी भी जगह पे, वो सिक्योर फॉर्म में। नॉन सिक्योर फॉर्म में भी हो सकता है, लेकिन मैंने जैसा कहा कि सिक्योर फॉर्म में कब, जब आपका 20,000 रुपये तक बचने लगा है। अब बहुत सारे लोग होंगे जिनका इनिशियल से ही 20,000 रुपये बच रहे हैं। अब जिनका इनिशियल से ही 20,000 रुपये बच रहे हैं, वो भी इसी तरीके से काम करें कि अगर आपका 20,000 रुपये बच रहे हैं, आपको घर बनाना है, आपको 10,000 रुपये साइड करने पड़ेंगे। 10,000 के ईएमआई में अगर आपका वो बनता है तो ठीक है, अगर नहीं बनता है तो आप रुक जाओ, जब तक आप उससे ज़्यादा नहीं बचा पा रहे हो तब तक आप रुक जाओ। उसके बाद आपने घर ले लिया, इंसान अगली चीज़ लेती है, अगला आइटम जो लेता है वो एक गाड़ी लेता है। अब आप गाड़ी कब लोगे? आपने घर ले लिया, अब आप गाड़ी कब लोगे? तो अब उससे फर्दर फिर वही आपका लॉजिक बनेगा कि आप अगर उसके ईएमआई को अफोर्ड कर पा रहे हो आफ्टर योर एक्सपेंसेस, आफ्टर योर इंश्योरेंस प्रीमियम्स, आफ्टर योर रिटायरमेंट इन्वेस्टमेंट, उसके बाद आपका आफ्टर योर ईएमआईज, ये सारे होने के बाद एग्जिस्टिंग ईएमआईज, अगर आपके पास पैसे बचे तब आप गाड़ी लेने की सोच दो। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि घर और गाड़ी लायबिलिटी है, बट ये बहुत अच्छा, ये इन्वेस्टमेंट नहीं होता, ये इसको मैं खर्च में ही गिनता हूँ। क्योंकि घर में अगर आप बहुत बड़े सिटी में भी हो जहाँ पे आप बहुत सारा पैसा भी डाल रहे हो, घर के पीछे आपका रेंट भी आ रहा है, तो आप अगर कैलकुलेट करके देखोगे बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपका वो रेंट से रिकवरी हो और घर का प्राइस बढ़े। अगर वैसा केस, मैं ऐसा नहीं कहता होता ही नहीं है, होता है, बहुत सारे केसेस में आपको फ़ायदे मिल सकते हैं घर खरीद के रेंट पे देने को। वैसे केस में वो इन्वेस्टमेंट होता है। लेकिन आप ये देखना कि आप घर ले रहे हो किस लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हो
या फिर अपने लिए ले रहे हो? क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए सिर्फ घर ही एक ऑप्शन नहीं है, बहुत सारे अलग ऑप्शंस भी हैं इन्वेस्टमेंट के जो अच्छे रिटर्न दे सकती है। तो अगर आप खुद के लेने रहने के लिए घर बना रहे हो तो वो लायबिलिटी है, अगर आप खुद के लिए गाड़ी ले रहे हो वो लायबिलिटी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप घर गाड़ी लो ही ना, वो आपके लिए बहुत नीड है। आपको ज़िंदगी जीना है तो ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं लाइफ में, लेकिन इतनी भी ज़रूरी नहीं जब आपके पास एग्जिस्टिंग घर हो तब आप लोन लेके, बहुत बड़ा लोन लेके ऐसा कुछ करो। अब मेरा सजेशन ये होगा कि अगर आपकी सैलरी बहुत ही अच्छी खासी है, मतलब अगर आप 40-50 हज़ार महीने के बचा पा रहे हो, तो आप कोशिश करो गाड़ी वगैरह जब भी आप लोगे तो कैश में लो, घर वगैरह बनाओगे तो कैश में बनाओ। कोशिश करो कि धीरे धीरे ही बने, लेकिन मतलब लोन अवॉइड करो। अगर कम प्राइस में होता है आप कम प्राइस में बनाओ, इनिशियल स्ट्रक्चर ग्राउंड फ्लोर बनाओ, फिर पैसे होते हैं तब ऊपर के फ्लोर्स बनाओ। उस तरीके से आप बनाओ ताकि आप पे बर्डन आए, क्योंकि लोन का बर्डन आज के डेट में इतना कॉमन हो गया है कि आगे चल के आपको वो बहुत परेशानी देने वाली है। आगे चल के 20 साल लोग 25-25 साल के लोन लेकर फ्लैट ले रहे हैं, घर ले रहे हैं। उतने सालों तक आपका, अगर आप 25,000 का EMI पे कर रहे हो, वो 25,000 रुपये आपको हाथ में 25 सालों तक नहीं मिलते। उस 25 साल में आपकी ज़िंदगी बीत जाती है। आप अगर 30 साल के हो, आपको जॉब मिली, आप 25 साल में 55 के हो जाओगे। आप 25 साल में हो 50 के हो जाओगे। तो वैसे वो पैसा आपको मिलेगा ही नहीं। तो हाँ, इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है, बट आपके नेसेसरी आइटम्स को भी खरीदना ज़रूरी है। आपको ज़िंदगी जीने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो भी रखना ज़रूरी है। तो आप ये सारी चीज़ें बैलेंस करो, उसके बाद एक बढ़िया डिसीजन लो, सोच समझ के अच्छा डिसीजन लो। और आप फिर इस तरीके से अगर आप चलोगे तो आप लंबे टाइम तक निश्चिंत होकर अपनी ज़िंदगी बिता सकते हो। तो तो मेरा वर्डिक्ट इस कॉन्वर्सेशन से ये है कि अगर आप नए जॉब में हो तो सबसे पहले घर, गाड़ी, फ़ोन ये सब नहीं करके सबसे पहले आप इंश्योरेंस प्लान लो, हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस प्लान। उसके बाद आप एक सेविंग्स करना स्टार्ट करो, 5,000 हो, 10,000 हो, जैसा अमाउंट हो वो आप सेविंग करना स्टार्ट करो अपार्ट फ्रॉम योर एक्सपेंसेस। उसके बाद आप घर लेना चाहते हो या गाड़ी लेना चाहते हो उस पे सोचो, उसके बाद आप फ़ोन पे सोचना। अब आपकी प्रायोरिटी लिस्ट अलग हो सकती है, बट ज़्यादातर लोगों के लिए घर सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है। उसके बाद सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी में हाँ गाड़ी आती है। उसके बाद आप फ़ोन वगैरह जो भी आजकल के यंग बच्चे सबसे पहले फ़ोन ले लेते हैं, आईफ़ोन ले लेते हैं, 80-90 हज़ार 1-1 लाख के आईफ़ोन ले लेते हैं। आप सोचो अगर आपका 25,000 का सैलरी है, अगर 15,000 आप खर्च कर रहे हो, आपका अगर 10,000 रुपये बचता है, आप 8-9 महीने एक बस फ़ोन के लिए उस कंपनी में काम कर रहे हो। इसका ये मतलब होता है। तो आपको ये सारी चीज़ें सोच समझ के डिसीजन लेनी है, और फिर आप देखना लॉन्ग टर्म में आप बहुत निश्चिंत तरीके से ज़िंदगी जियोगे। ये ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैंने बहुत ही कम टाइम पे अ, मैं 30 साल के अंदर मैंने घर ले लिया, मैंने गाड़ी ले लिया, लेकिन मैं सबको ये सजेस्ट नहीं करता। आप सोशल मीडिया देखते हो, आजकल के बच्चे सोशल मीडिया देख के बहुत इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। सोशल मीडिया में मैं ये नहीं कहता कि आप सोशल मीडिया मत देखो, सोशल मीडिया को सच मत मानो, हमेशा नहीं। मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ ही गलत है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन लोगों से इन्फ्लुएंस लो बहुत जल्दी हो जाता है कि सोशल मीडिया में लोग खुश दिख रहे हैं, अच्छा उन्होंने गाड़ी ले लिया, उन्होंने ये लिया वो लिया, उससे आप इन्फ्लुएंस हो जाते हो। और फिर आपको भी आपका जो एपेटाइट नहीं है खरीदने का, आप उस लेवल पे जाके आप कहते हो कि मैं भी गाड़ी खरीदूंगा, मुझे भी खरीदना है, और आप आउट ऑफ द वे जाके आप अपने बेसिक रिक्वायरमेंट्स को छोड़ के उसके पीछे भाग जाते हो कि फ़ोन लेना है, गाड़ी लेना है। आप थोड़ा ठहर जाओ, इम्पोर्टेंट चीज़ों को पहले देखो, उसके बाद आप उस डायरेक्शन में जाना। अब बहुत सारे लोगों का ऐसा होगा कि उन्होंने शादी नहीं किया होगा, शायद पेरेंट्स इतने कैपेबल ना हों कि आपकी शादी के पैसे जुगाड़ कर पाए, या लड़कियों के केस में हो, लड़कों के केस में हो। तो वैसे केस में अगर आपको ही शादी का सारा खर्चा उठाना है, मैंने बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, मैंने देखा है कि उनको खुद उठाना पड़ा है। तो वैसे केसेस में आपको ये भी देखना है कि आप कब शादी करने वाले हो, आपके पास वो पैसे है या नहीं, या आपके घर बनाने का या गाड़ी खरीदने से पहले आपको
जो पैसे जमा करने हैं वो आपके शादी के लिए जमा करने हैं, आप हाई रिस्क पे जमा करो। आप उसको म्यूचुअल फंड में डालो। आप 2 साल बाद अगर 3 साल बाद अगर शादी करो, 3 साल के लिए आप म्यूचुअल फंड में डालो। टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स होते हैं लॉक इन पीरियड वाले, वो सब में डालो, आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। लेकिन हाँ, टैक्स सेविंग में प्रॉब्लम ये होता है कि आखिरी जो आप इन्वेस्टमेंट डालते हो, या आखिरी जो एसआईपी आप डालते हो, वहाँ से 3 साल बाद वो पैसे निकलते हैं। वो आप अपने कैलकुलेशंस देख लेना, तभी आप करना। क्योंकि आपको अगर 3 साल बाद शादी करनी है और आप 1.5 साल तक पैसे डाल के फिर और आखिरी वाला पैसा और 3 साल बाद मिलेगा, तो आपको वो 4.5 साल बाद वो पैसे मिलेंगे। तो वो देख लेना, आप दूसरे एसआईपीज या म्यूचुअल फंड्स में भी डाल सकते हो। तो मोटा मोटी बात ये है कि आप इन सारी चीज़ों को कंसिडर करो और फिर एक डिसीजन लो। ये इतना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लॉन्ग टर्म में लोग गलत जगह खर्चे कर देते हैं और फिर बाद में बहुत पछताते हैं। ये रॉन्ग डिसीजन आपको लॉन्ग टर्म में भारी पड़ेगा। अगर आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चढ़ोगे ना, तो आप लॉन्ग टर्म में जल्दी पैसे बनाओगे, आपका कैपिटल भी बड़ा हो जाएगा, रिस्क फ्री तरीके से आप सारी चीज़ों को कर पाओगे। तो ठीक है, बस इतना ही कहना था। थैंक यू, बाय बाय।